स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आज आपका सांख्यिकी से एक शानदार परिचय कराने जा रहा हूं, अर्थात सांख्यिकी एक परिचय भाग एक। इससे पहले कि मैं आपका परिचय सांख्यिकी से कराऊं, हम चर्चा कर लेते हैं कुछ उदाहरणों पर, कुछ कोट्स जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जिन्हें सांख्यिकी के धुरंधरों द्वारा या जिनका इंटरेस्ट कभी सांख्यिकी की तरफ रहा है, उन्होंने सांख्यिकी के बारे में कहा है। ये जानना जरूरी है। जैसे पीसी महालनोबिस, जिन्होंने भारत में सांख्यिकी की नींव डाली, वो कहते हैं कि सांख्यिकी का स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को कहीं यूज करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन उसके साथ साथ एक पहलू उस उद्देश्य का वैज्ञानिक प्रगति और दूसरा मानव कल्याण और राष्ट्रीय विकास के लिए होना चाहिए। बहुत ही इंटेलेक्चुअल वचन है ये कि सांख्यिकी एक नीरस सा विषय है, लेकिन उसके दो पहलू होने चाहिए, विज्ञान का विकास और राष्ट्र का विकास, और राष्ट्र का विकास मानव कल्याण के रास्ते से। मेरा यह मानना है कि सांख्यिकी के बारे में आज तक जितनी बातें कही गई हैं, उन सबसे गहरा वचन जो कहा गया है, जो दिया गया है, वो पीसी महालनोबिस साहब द्वारा दिया गया है। उसके बाद कार्ल पियर्सन, वो कहते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान का व्याकरण होता है, इट्स अ ग्रामर ऑफ साइंस। अगर आपको विज्ञान को समझना है तो सांख्यिकी को भी समझना होगा, क्योंकि सांख्यिकी विज्ञान के अंदर एक रस को प्रवाह कर देती है। और मार्क ट्वेन कहते हैं कि तथ्य, जो फैक्ट्स होते हैं, वो जिद्दी होते हैं, एडामेंट होते हैं, लेकिन जो आंकड़े, जो सांख्यिकी के रूप में हमें आंकड़े मिलते हैं, वे लचीले होते हैं। लचीले का मतलब है दे कैन बी टॉर्चर्ड। कहने की बात है, टॉर्चर्ड का मतलब यहां पर यह है कि सांख्यिकी तकनीकों के माध्यम से उनसे निचोड़ निकाला जा सकता है, वो इतने लचीले होते हैं। तो सांख्यिकी आपको साइंस को समझने में मदद करेगा। आ गए हम उस पहलू पर जहां हमें सांख्यिकी के परिचय की शुरुआत करनी है, वो भी करते हैं परिभाषा से। परिभाषा का मतलब आप जानते हैं कि गागर में सागर भरा गया होता है। बहुत सारे कंसेप्ट को कुछ ही वाक्यों में या कुछ ही शब्दों में समेटने की कोशिश की गई होती है। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा होती है। याद रखें, सांख्यिकी एक स्वयं में एक विषय नहीं है, ये एक शाखा है गणित की, जो गणना डेटा, इनोवेशन डेटा और मीट्रिक डेटा, उसके बीच में क्या संबंध है और उसका संबंध दूसरे चरों से किस प्रकार से है, इस पर प्रकाश डालती है। कहने का मतलब यह है कि दो प्रकार का डेटा होता है, इनोवेशन डेटा और मीट्रिक डेटा। इनोवेशन डेटा को हम गणना डेटा कहते हैं और मीट्रिक डेटा को मीट्रिक डेटा ही कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और ये किस प्रकार से गणना डेटा सांख्यिकी से संबंधित होता है, ये एक छोटी सी और कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा है। काफी सारी बातें इसमें कह दी गई है। अब आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, डाउट्स आ रहे होंगे, गणना डेटा क्या होता है, मीट्रिक डेटा क्या होता है, क्या संबंध होता है। धीरज रखिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हम जो आगे बढ़ेंगे, इन सारे कंसेप्ट को, धारणाओं को मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करता चलूंगा और आपको लगेगा सांख्यिकी आपके लिए एक बायात का खेल है। दूसरी परिभाषा देखिए जो कि बैरन ने दी है 1993 में। वो कहते हैं कि गणितीय प्रक्रियाओं, यानी कि मैथमेटिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हुए, मैथमेटिकल प्रोसेसेस तो चार ही है बेसिक, घटा, गुणा, भाग, जोड़, है ना, ये चार है ना। इन्हीं का प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए डेटा का वर्णन करने और उससे निष्कर्ष निकालने या अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे तो सांख्यिकी कहते हैं। अरे इसमें बैरन साहब कह रहे हैं बहुत ज्यादा आपको ना रटने की किसी को जरूरत नहीं है। वो सिंपल कह रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स के कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती है, जोड़ भाग ही ज्यादा से ज्यादा है।
जोड़ है, भाग है, गुणा और घटा है, यही है इसमें। इन सब का प्रयोग करते हुए डेटा पर इनका प्रयोग किया जाता है। उस डेटा से हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और कुछ अनुमान लगाते हैं और इस सारी प्रक्रिया को सांख्यिकी कहते हैं। क्लियर? देखा है ना, बहुत ही कमाल की बात। इस सांख्यिकी को कितने साधारण से शब्दों में डिफाइन किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मनोशास्त्र में, साइकोलॉजी में बिहेवियर या रिलेटेड मेंटल प्रोसेसेस को तो पढ़ते हैं, इंसान के भी पढ़ लेंगे, जानवरों के बारे में भी, उसके व्यवहार के बारे में भी उनको अध्ययन भी कर लेंगे, रिसर्च भी कर लेंगे, लेकिन यार हमें मनोशास्त्र के विद्यार्थियों को सांख्यिकी को जानना क्यों जरूरी है? ये तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि कहीं भी रिलेटेड ही नहीं है, व्यवहार से कैसे सांख्यिकी रिलेटेड है? और मजे की बात यह है कि बहुत सारे मनोशास्त्र के विद्यार्थी सांख्यिकी से खौफ खाते हैं, लेकिन इतनी भयानक और इतनी खतरनाक सांख्यिकी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल, साधारण और लीक पर चलने वाला विषय है। और याद रखें, अगर आप मनोशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको सांख्यिकी जानना उतना ही जरूरी है जितना आप अपने जीवन के लिए सांस लेते हैं। आपके जीवन की प्राण वायु हवा है, ऑक्सीजन है, उसी प्रकार मनोशास्त्र के रिसर्च की प्राण वायु सांख्यिकी है और इसलिए आपको जानना जरूरी है। मानव व्यवहार की गतिशील प्रकृति, डायनामिक नेचर होता है ह्यूमन बिहेवियर का, और अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण मनोशास्त्र के शोधकर्ताओं के लिए एक विशुद्ध रूप से प्रयोगशालाओं में वस्तुनिष्ठ प्रयोग करना बेहद मुश्किल, लगभग असंभव काम होता है कि हम बिल्कुल प्योर ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं कर सकते, क्योंकि मानव व्यवहार या जानवरों के व्यवहार में बहुत सारी गतिशीलता होती है। इसमें बड़ी आश्चर्य वाली बात यह है कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर पल, हर क्षण व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। कोई ना कोई ऐसे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो उस पर प्रभाव डालते हैं, जिसको एक्सपेरिमेंटर, शोधकर्ता उनका अंदाजा नहीं लगा पाता है। तो ये समस्या हमारे साथ जरूर उत्पन्न होती है और होती आई है, होती है और होती रहेगी। जहां जहां इंसान, वहां वहां मनोविज्ञान, और जहां जहां मनोविज्ञान होगा वहां वहां सांख्यिकी होगी ही होगी। तो ये हमारे अंदर, हमारे व्यवहार की गतिशीलता एक मुख्य कारण है। हमें सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है। इसमें सांख्यिकी करती क्या है, इस विषय को समझने के लिए मनोशास्त्र की बात मैं कर रहा हूं। मनोशास्त्री को मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठ व्याख्या, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है व्यवहार का। फिर उसे संबंधित भविष्यवाणी करने की आवश्यकता भी पड़ती है कि फला व्यक्ति फला सिचुएशन में, इस प्रकार के माहौल में वो कैसा व्यवहार कर सकता है। ये जानना जरूरी है, ये प्रेडिक्शन करना जरूरी है। जब आपको प्रेडिक्शन करना होता है, ये जानना जरूरी होता है, तो आप करेंगे कैसे? सबसे पहले तो उस व्यवहार को हम डेटा में कन्वर्ट करते हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट बिहेवियर को क्वांटिफाई कर लिया जाता है, तो उसके पश्चात उस डेटा पर हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस बिहेवियर को क्वांटिफिकेशन करना ही अपने आप में एक कौशल है। उस बिहेवियर को क्वांटिफिकेशन करने के लिए लैब के अंदर, प्रयोगशालाओं के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है जो हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण किया जाता है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे चर रह जाते हैं जो हम नियंत्रण नहीं कर पाते। अब उनका प्रभाव हमारे प्रयोग पर, प्रयोग के परिणामों पर पड़ सकता है। तो फिर हम स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएंगे कि भाई ये जो हमने रिजल्ट्स दिए हैं, क्या वाकई में हमारे उस वेरिएबल के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुए। क्या पता कोई और वेरिएबल है उनको प्रभावित कर दिया हो। तो वहां पर उन वेरिएबल्स का जो इफेक्ट होता है उसको कम से कम करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, और सांख्यिकी के माध्यम से हम कुछ हद तक साइंटिफिक प्रेडिक्शन कर पाते हैं। मनोशास्त्र व्यवहार के बारे में गहराई से अध्ययन तो करता ही करता है, साथ में वो प्रेडिक्शन भी करता है, उसकी भविष्यवाणी भी करता है, और उसमें हमारी मदद करती है सांख्यिकी। याद रखना दोस्तों, सांख्यिकी का एक बहुत ही बड़ी
टेक्निक है फैक्टर एनालिसिस, जिसको इजाद करने वाले भी मनोशास्त्री ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि मनोशास्त्र में सांख्य की कितनी महत्ता है। गिलफोर्ड और फ्रैक्चर अपनी पुस्तक में वो कहते हैं कि सांख्य की विधियां वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ स्थायी रूप से चिपकी रहती है। जिस प्रकार से आपके शरीर के साथ आपकी शैडो, आपकी परछाई जुड़ी रहती है, उसी प्रकार से मनोशास्त्री प्रयोग, यानी कि केवल मनोशास्त्री नहीं, वैज्ञानिक जितने भी प्रयोग होते हैं, सभी के अंदर सांख्य की उस छाया की तरह चिपकी रहती है। नहीं अलग किया जा सकता सांख्यिकी को विज्ञान से, नहीं किया जा सकता। और मनोशास्त्र तो विज्ञान ही है, तो हम कैसे सांख्यिकी से अपना पिंड छुटा सकते हैं? नहीं ना। इसलिए हमें जानना जरूरी है, सांख्यिकी पढ़ना जरूरी है, सांख्यिकी। इसके अलावा भी कुछ कारण है कि जो एडवांस रिसर्च पेपर्स आते हैं, शोध रिपोर्ट आती है, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोगशालाओं में रिसर्च करते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आती है, उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए कि क्या वो परिणाम कह रहे हैं, सांख्यिकी की आवश्यकता हो। और अगर आप एक शोधकर्ता हैं और अगर मनोशास्त्री आप हैं, तो आपको शोधकर्ता बनना ही पड़ेगा, रिसर्च आपको करनी ही पड़ेगी। और रिसर्च करनी पड़ेगी तो आपको सांख्यिकी जाननी ही, यानी शोधकर्ता के नाते भी हमें सांख्यिकी को जानना होता है। कोज एंड इफेक्ट, कारण संबंध, ये चीज उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, इसका क्या कारण था, इसको हम कारण संबंध बोलते हैं। इस कारण संबंधों को खोजने में भी सांख्यिकी हमारी मदद करती है। और याद रखना, कारण संबंध, कोज इफेक्ट मनोशास्त्र की आधारशिला होते हैं। उन्हीं को समझना, उन्हीं को जानना तभी संभव हो पाता है जब हम सांख्यिकी को अच्छे से समझ लेते हैं और जान लेते हैं। सांख्यिकी वो तकनीक है जो व्यक्ति के अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास करती है और वैज्ञानिक चिंतन के लिए व्यक्ति को सहारा देती है। याद रखना, इस वाक्य से मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि केवल सांख्यिकी ही आपके अंदर तर्क और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करती है। ऐसा नहीं है। सांख्यिकी तर्क और आलोचनात्मक चिंतन के विकास में अपना भरपूर योगदान देती है। अर्थात अगर हम सांख्यिकी को अच्छे से जान लेते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छे तर्क के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरों के रिसर्च से आए परिणामों को हम आलोचनात्मक रूप से उनका विश्लेषण हम कर सकते हैं अगर हमें सांख्यिकी आती है तो। दोस्तों, ये सब कारण थे कि मनोशास्त्र के विद्यार्थी को सांख्यिकी जानने की आवश्यकता क्यों होती है। जैसा मेरा स्टाइल, क्या भारत में भी आज से पहले कभी सांख्यिकी इस्तेमाल हुई है? कहते हैं कि भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से हम सांख्यिकी को एक बार देखना चाहेंगे। अब आप अपनी आंखों पर भारतीय इतिहास का चश्मा लगा लीजिए। सांख्यिकी का मूल उद्देश्य संख्याओं, देखो संख्या सबसे बड़ा सांख्यिकी, और संख्यात्मक विश्लेषण की सहायता से वास्तविकता का निश्चित और पर्याप्त ज्ञान देना होता है। जो रियल में जो सिचुएशन हो रही है उनको क्वांटिफिकेशन किया जाता है, उनको नंबर में परिवर्तित किया जाता है और फिर नंबरों की मदद से उनके अंदर कुछ तकनीक लगा करके कुछ परिणाम निकाले जाते हैं और जो सच्चाई में, जो यथार्थ के धरातल पर क्या घटना घट रही है, उसका ज्ञान हमें सांख्यिकी से मिलता है। भारत में स्पष्ट ये प्रमाण है, टेंजिबल प्रूफ अवेलेबल है कि क्रिश्चियन युग होने के 300 वर्ष पहले, अर्थात 300 BCE से पहले ही संगठन की उच्च व्यवस्था तक सांख्यिकी पहुंच चुकी थी। आज की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 2300 वर्ष पहले ही हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टैटिस्टिक्स भारत में इस्तेमाल की जा रही थी। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात को जान सकते हैं कि गोप के कर्तव्य क्या होते थे। गोप कौन होता था?
उसका एक कर्तव्य था ग्राम लेखाकार के रूप में। तो जो ग्राम लेखाकार के रूप में जो गोप काम करता था, क्या क्या करता था वो? गांव की सीमाएं निर्धारित करना, स्थापित करना, खेती, एग्रीकल्चर लैंड थी, असिंचित और सिंचित, मैदानी इलाके, आर्द्र भूमि, उद्यान, वनस्पति उद्यान, जितने भी बाग बगीचे के रूप में जमीन के भूखंडों की संख्या का आकलन, कितने हैं, कितने उनकी लंबाई चौड़ाई है, इन सब का आकलन किया जाता था ग्राम लेखाकार के द्वारा। जब सांख्यिकी आपको नहीं आएगी तो कैसे किया जाएगा? देवताओं के मंदिर, सिंचाई कार्य कौन कौन से चल रहे हैं, शमशान घाट, भोजन गृह, वे स्थान जहां यात्रियों, तीर्थस्थलों और चारागाहों को मुफ्त में पानी की आपूर्ति की जाती थी, इन सब की गणना की जाती थी और इस तरह के विभिन्न गांवों की सीमाएं तय की जाती थी। इसके अलावा जो गोप था उसके कर्तव्यों में यह भी आता था खेतों, जंगलों और सड़कों की उपहार जो मिलते थे, जो बिक्री होती थी, जो दान दिया जाता था और खेतों के संबंध में जो करों की छूट दी जाती थी, टैक्सों पर छूट दी जाती थी, उन सभी का पंजीकृत करना, उनकी गणना करना, उनका हिसाब किताब रखना, ये सारा का सारा काम गोप के कर्तव्य थे। ये सारा का सारा सांख्यिकी के बिना कैसे संभव हो पाएगा? यानी कि ये प्रमाण है हमारे पास है कि भारत में सांख्यिकी इस्तेमाल की जा रही थी बहुत समय से। अब आपको एक परिदृश्य मिल गया होगा सांख्यिकी का, परिभाषा, भारतीय ऐतिहासिक परिदृश्य और कुछ कोर्स हमने चर्चा की। हम परिचय की बात करते हैं। आ गए हम सांख्यिकी के पास, आप परिचय करा रहा हूं तो सांख्यिकी के साथ आप हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और इसकी शुरुआत हम करते हैं। सांख्यिकी पेशेवर प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो दी जाती है, जैसे कि स्टूडेंट्स को दी जाती है, किसी को भी ट्रेनिंग दी जाए तो वहां पर यह कहा गया है कि इसको एक अनिवार्य रूप से सिलेबस में इंक्लूड किया जाना चाहिए। कारण क्या है? जो शोधकर्ताओं को परिणामों को एक सार्थक रूप से समझने के लिए एक सुविधा हो, वो फैसिलिटेट करती है सांख्यिकी कि हम परिणामों को एक सिग्निफिकेंट रूप से समझ सके, उनको हम परिणाम निकाल सके, अनुमान लगा सके और उनको हम समराइज करके आम जनता किस प्रकार से उसको समझ सकती है उसमें उसको हम इंटरप्रेट कर सके। ये सांख्यिकी की रिक्वायरमेंट है। सांख्यिकी शोधकर्ता को प्रक्रियाओं के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, डेटा और कारण कारकों के विश्लेषण, परिणामों को सारांशित करने, सारांशित मतलब समराइजेशन, परिणामों के सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन के जो परिणाम आए हैं क्या वो जर्नलाइज किए जा सकते हैं और भविष्यवाणी करने में मदद करती है। यूं कह लो कि सांख्यिकी आपको एक प्रकार से साइंटिफिक कॉन्फिडेंस देती है। अपने परिणामों को आप प्रस्तुत कर सकते हो सभी के सामने कि मैंने ये रिजल्ट निकाले हैं मेरे रिसर्च के और ये स्टैंडर्ड टेक्निक इस्तेमाल की गई है, तो इनका जर्नलाइजेशन किया जा सकता है। एक प्रकार से व्यक्ति को आंतरिक कॉन्फिडेंस प्रदान करती है सांख्यिकी। जो सोशल साइंसेज है, सामाजिक विज्ञान है और मनोशास्त्र है, उसमें अलग अलग प्रकार की सांख्यिकी टेक्निकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरिलेशन ऐसे संबंध इसको बोलते हैं, अनोवा जिसकी हम बात करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज जिसको मीन मीडियन मोड आता है वो होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, विचरण का विश्लेषण आदि आदि बहुत सारा उपयोग इनका किया जाता है। और भी बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, ये सारी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। ये सभी कौन सी जो पीछे हमने चर्चा की सांख्यिकी टेक्निक, जैसे केंद्रीय प्रवृत्तियां, सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर 3 चीजें आती हैं, मीन मीडियन मोड, सहसंबंध कोरिलेशन दोनों प्रकार का, पियर्सन और स्पीयरमैन, प्रतिगमन रिग्रेशन, विचरण का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आदि आदि, ये जो सभी टेक्निक्स हैं तभी प्राप्त होती हैं, तभी इस्तेमाल की जा सकती है जब हमारे पास डेटा क्लासिफाइड हो, वर्गीकृत हो, एक तरह से सजा दिया गया हो, साफ सुथरा हो। क्यों ऐसे जरूरत क्यों भाई? इसलिए है क्योंकि जो डेटा है वो सांख्यिकी तकनीक के लिए एक रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर कच्चा माल ही नहीं तो फैक्ट्री से निकलेगा क्या? इससे पहले कि उस डेटा पर हम स्टैटिस्टिक्स लगाएं,
उसको अलग अलग श्रेणियों में, कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। तो उनके हम कुछ बात कर लेते हैं। बेसिक चीजें, आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसीज बनाई जाती है, कौन सा डेटा कितनी बार आया, यही बात है इसमें कि एक विशिष्ट श्रेणी में वस्तुओं या घटनाओं की संख्या क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। मान लिया जाए आप की फ्रीक्वेंसी बनानी है, आप कितनी बार इस वीडियो को देखते हैं तब समझ में आपको आती है। कुछ विद्यार्थी एक बार में देख लेंगे, किसी को 2 बार में देखनी पड़ती है, किसी को 3 बार देखनी पड़ती है, किसी को 4 बार। तो आपने एक बार देखी, आपकी फ्रीक्वेंसी 1, किसी दूसरे ने 2 बार देखी, उसकी फ्रीक्वेंसी 2। यही तो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहते हैं इसको। प्रतिशत, साधारण सी बात है, हम प्रतिशत निकालते हैं कि एक मैथमेटिकल इंडेक्स होता है ये, जिसका बेस 100 होता है। मनोशास्त्र शास्त्र में 50 नंबर का थ्योरेटिकल का पेपर होता है, तो उसमें से आपके नंबर आ गए 45। तो आपकी दादी के पास आप जाएंगे, दादी पूछेगी बेटी कितने नंबर आए, आप कहोगे दादी मेरे 45 आए, एक थप्पड़ देगी जड़ के। अरे 45 नंबर तुमने लिए हैं, तो अगर 50 में से 45 कम है क्या, उसको नहीं समझ में आएगा। उसका पता दादी 90% आए हैं, अगर 100 का पेपर होता तो मेरे 90 नंबर के बराबर आए, तो खुश होती, शाबाश बेटी शाबाश। देखो ये एक इंडेक्स है, जनरल पॉपुलेशन को समझाने के लिए, समझने के लिए हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है। समानुपात, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। एक और चीज है इसके साथ आएगी, अनुपात। इन दोनों में एक बहुत ही मामूली सा अंतर होता है, वो समझना आपको जरूरी है। समानुपात क्या है, यह एक का भाग या अंश होता है। चलिए पहले एक बात बताता हूं, समानुपात और अनुपात, प्रोपोर्शन और रेशो का जो बेस है दोनों का एक ही होता है। जैसे प्रतिशत का 100 होता है ना बेस, तो समानुपात या अनुपात का बेस एक ही होता है। अब यह समानुपात यानी एक का एक कोई टुकड़ा या अंश होता है, उसका प्रोपोर्शन होता है। जैसे कि आप एक रोटी ले लीजिए और उसका टुकड़ा एक काट लेते हैं, तो वो आप निकालेंगे तो वो रोटी एक थी, जो टुकड़ा आपने निकाल लिया वो उस रोटी का प्रोपोर्शन है, एक हिस्सा है। अगर मैथमेटिकल टर्म्स में उसको हम बताएंगे, उस रोटी का आप एरिया निकालिए और जो टुकड़ा काट के आप निकाला है उसका एरिया निकालिए, तो आप कह सकते हैं कि 10% या 5% या 20% परसेंट में अगर आप उसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये उसका प्रोपोर्शन है। यानी प्रतिशत का 1/100वां भाग या जो प्रतिशत है वो समानुपात का 100 गुना होता है। अर्थात अगर आपने एक केक ले लिया है या पिज्जा ले लीजिए, पिज्जा आपने लिया है, उसका आपने एक टुकड़ा काट लिया है और पूरे पिज्जा का जो एरिया था अगर उसको आप नापते हैं तो मान लीजिए 30 था, और आपने उसको 30 में से 5 एरिया बाहर निकाल लिया, उस काट के बाहर निकाल लिया। जो 5 है वो 30 का प्रोपोर्शन है। उसको अगर हम टर्म्स में इस्तेमाल करेंगे, एक में करेंगे, तो कितना बड़ा कौन सा हिस्सा हो गया वो, 5/30, 1/6वां हिस्सा है उसका, वो 1/6वां 1/6 पार्ट है उसका, तो उसको समानुपात बोलते हैं। साधारण सी भाषा में समझिए कि समानुपात एक किसी वस्तु घटना उसका ही कुछ हिस्सा या अंश होता है। तो अनुपात आप ले लीजिए, एक भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। अर्थात दो वस्तुएं हैं या दो घटनाएं होती हैं, जैसे m या n ले लें, तो उसका जो रेशो होगा m/n होगा। अर्थात एक जो परिवर्तन m में आएगा उसी अनुपात में परिवर्तन n में आएगा। जिस प्रकार से भूख और फल ले लीजिए, तो जितना आप फल खाते जाएंगे उतना ही परिवर्तन आपकी भूख में आता जाएगा, भूख कम होती चली जाएगी। वो अनुपातिक है और इसका आधार भी एक होता है, जैसे मैंने बताया है। अनुपात की एक खास बात है, संपूर्ण या अंश होने के साथ साथ स्वयं भी एक भाग या हिस्सा होता है। रेशो संपूर्ण भी हो सकता है और संपूर्ण का एक भाग या एक हिस्सा भी हो सकता है, और समानुपात केवल हिस्सा होता है और दोनों का आधार एक होता है। और समानुपात भी एक प्रकार का अनुपात ही होता है। आशा है कि आपको दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अंतिम बात करते हैं सांख्यिकी के प्रकार। ज्यादा नहीं है, डरना नहीं, दो ही है, गैर प्राचलिक सांख्यिकी और प्राचलिक सांख्यिकी। ये क्या है, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स वो होती है जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व
की मान्यताओं को मानती है या उस पर खरा उतरती है, और गैर प्राचलिक सांख्यिकी वो होती है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मान्यताओं पर खरा नहीं उतरती। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी चीज को रैंक दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो सामान्य जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मान्यताओं पर खरा नहीं उतरेगा। तो रैंक से पता क्या चलेगा? पहला रैंक आया, किस में आया रैंक, कोई आइडिया नहीं। लेकिन अगर आपको नंबर मिले हुए हैं 95, 85, 73, 87 ये दिए हैं, तो हो सकता है कि ये डेटा हमारी सामान्य जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मान्यताओं को पूरा करता हो। तो याद रखें, पैरामीट्रिक टेस्ट वहां लगाए जाते हैं जहां पर अगर डेटा सामान्य वितरण की मान्यताओं को पूरा करता है तो ही हम वहां पर पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं, और अगर उन मान्यताओं पर खरा नहीं उतरता है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दूसरे प्रकार की स्टैटिस्टिक्स भी उपलब्ध है जिसको हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरे संदर्भ है। सांख्यिकी का परिचय आपको कैसा लगा और इसको गहराई से आपको जानना है तो इन रेफरेंसेस को आप जरूर देखिए। और अगली हमारी परिचर्चा होगी सांख्यिकी एक परिचय भाग 2। दोस्तों, वीडियो का प्रेजेंटेशन स्टाइल और कंटेंट्स कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो औरों को बताएं। कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं, और आप अपने प्रश्न भी मुझे पूछ सकते हैं एक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।